चैप्टर 23 भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज एवं पाकिस्तान की मांग। क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद कई जनसमूह स्वतंत्रता संग्राम को आगे बढ़ाने के लिए अधीर थे। अलग अलग समूहों के अपने विचार तथा रणनीतियाँ थी। भारत छोड़ो आंदोलन। क्रिप्स मिशन के वापस लौटने के उपरांत गांधी जी ने एक प्रस्ताव तैयार किया जिसमें अंग्रेजों से तुरंत भारत छोड़ने तथा जापानी आक्रमण होने पर भारतीयों से अहिंसक असहयोग का आह्वान किया गया था। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा प्रस्तावित किया था। कांग्रेस कार्य समिति ने वर्धा की अपनी बैठक 14 जुलाई 1942 में संघर्ष के गांधीवादी प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दे दी। संघर्ष क्यों अपरिहार्य हो गया? इसके कई कारण थे। संवैधानिक गतिरोध को हल करने में क्रिप्स मिशन की असफलता ने संवैधानिक विकास के मुद्दे पर ब्रिटेन के अपरिवर्तित रुख को उजागर कर दिया तथा यह बात स्पष्ट हो गई कि अधिक समय तक भारतीयों की चुप्पी उनके भविष्य को ब्रिटेन के हाथों में सौंपने के समान होगी। इससे अंग्रेजों को भारतीयों से विचार विमर्श किए बिना उनके भविष्य निर्धारण का अधिकार मिल जाएगा। मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि तथा चावल, नमक इत्यादि आवश्यक वस्तुओं के अभाव के कारण सरकार के विरुद्ध जनता में तीव्र असंतोष था। सरकार ने बंगाल और उड़ीसा की नावों को जापानियों द्वारा दुरुपयोग किए जाने के भय से जब्त कर लिया था, जिससे स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। जापानी आक्रमण के भय से ब्रिटेन ने असम, बंगाल एवं उड़ीसा में दमनकारी एवं भेदभावपूर्ण भूनीति का सहारा लिया। दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटेन की पराजय तथा शक्तिशाली ब्रिटेन के पतन के समाचार ने भारतीयों में असंतोष को व्यक्त करने की इच्छा शक्ति जगाई। ब्रिटिश शासन के स्थायित्व से लोगों की आस्था कम होने लगी तथा लोग डाकघरों एवं बैंकों से अपने रुपए वापस निकालने लगे। बर्मा और मलाया को खाली करने के ब्रिटिश सरकार के तौर तरीकों से काफी असंतोष फैला। सरकार ने यूरोपियों की बस्तियां खाली करा ली तथा स्थानीय निवासियों को उनके भाग्य के भरोसे छोड़ दिया। यहाँ दो तरह की सड़कें बनाई गई, भारतीय शरणार्थियों के लिए काली सड़क तथा यूरोपीय शरणार्थियों के लिए सफेद सड़क। ब्रिटिश सरकार की इन हरकतों से अंग्रेजों की प्रतिष्ठा को गहरा आघात लगा तथा उनकी सर्वश्रेष्ठता की मनोवृत्ति उजागर हो गई। निराशा के कारण जनता द्वारा जापानी आक्रमण का कोई प्रतिरोध न किए जाने की आशंका से राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं को संघर्ष प्रारंभ करना अपरिहार्य लगने लगा। भारत छोड़ो प्रस्ताव। जुलाई 1942 में कांग्रेस कार्य समिति की वर्धा में बैठक हुई जिसने प्रस्ताव पारित किया कि अहिंसक आंदोलन के लिए गांधी जी को अधिकृत किया जाता है। इस प्रस्ताव को सामान्यतया भारत छोड़ो प्रस्ताव के रूप में संदर्भित किया जाता है। जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित और सरदार पटेल द्वारा समर्पित यह प्रस्ताव अगस्त में बॉम्बे में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में अनुमोदित किया जाना था। ग्वालिया टैंक बॉम्बे में 8 अगस्त 1942 को आयोजित इस बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया तथा घोषणा की गई कि भारत में ब्रिटिश शासन को तुरंत समाप्त किया जाए। स्वतंत्र भारत सभी प्रकार की फांसीवादी एवं साम्राज्यवादी शक्तियों से स्वयं की रक्षा करेगा तथा अपनी अक्षुण्णता को बनाए रखेगा। अंग्रेजों की वापसी के पश्चात कुछ समय के लिए अस्थायी सरकार की स्थापना की जाएगी। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन किया गया। गांधी जी को संघर्ष का नेता घोषित किया गया। संयोगवश स्वतंत्रता सेनानी यूसुफ मेहर अली द्वारा भारत छोड़ो का नारा गढ़ा गया और उसे गांधी जी की स्वीकृति प्रदान हो गई। विभिन्न वर्गों को गांधी जी द्वारा किए गए निर्देश। हालांकि गांधी जी द्वारा इन निर्देशों की घोषणा कांग्रेस की ग्वालियर टैंक बैठक में ही कर दी गई थी, लेकिन उस समय उन्हें सार्वजनिक नहीं किया गया था। इसके तहत समाज के विभिन्न वर्गों को गांधी जी ने विभिन्न निर्देश दिए थे। ये निर्देश इस प्रकार थे: सरकारी सेवक त्यागपत्र न दें, लेकिन कांग्रेस के प्रति अपनी राजभक्त घोषित कर दें। सैनिक सेना से त्यागपत्र न दें, किंतु अपने सहयोगियों और भारतीयों पर गोली न चलाएं। छात्र यदि आत्मविश्वास की भावना हो तो शिक्षण संस्थाओं में जाना बंद कर दे तथा पढ़ाई छोड़ दें। कृषक यदि जमींदार सरकार विरोधी हो तो पारस्परिक सहमति के आधार पर तय किया गया लगान अदा करते रहें, किंतु यदि जमींदार सरकार समर्थक हो तो
लगान अदा करना बंद कर दें। राजकुमार, जनता को सहयोग करें तथा अपनी प्रजा की संप्रभुता को स्वीकार करें। विदेशी रियासतों के लोग शासकों का सहयोग तभी करें जब वे सरकारी विरोधी हों तथा सभी स्वयं को राष्ट्र का एक अंग घोषित करें। इस अवसर पर गांधी जी ने लोगों से कहा था कि एक मंत्र है, थोड़ा सा मंत्र जो मैं आपको देता हूँ उसे आप अपने हृदय में अंकित कर सकते हैं और प्रत्येक सांस द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। यह मंत्र है, करो या मरो। या तो हम भारत को आज़ाद करेंगे या इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे। अपनी गुलामी का स्थायित्व देखने के लिए हम जिंदा नहीं रहेंगे। आंदोलन का प्रसार। गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सांगठनिक कार्यों तथा लगातार प्रचार अभियान से आंदोलन का वातावरण निर्मित कर चुके थे, लेकिन सरकार न तो कांग्रेस से किसी तरह के समझौते के पक्ष में थी और न ही वह आंदोलन के औपचारिक शुभारंभ की प्रतीक्षा कर सकती थी। फलतः उसने गिरफ्तारी और दमन के निर्देश जारी कर दिए। 9 अगस्त को प्रातः ही सभी महत्वपूर्ण कांग्रेसी नेताओं को बंदी बना लिया गया तथा अज्ञात स्थानों पर ले जाया गया। इस शीर्षस्थ नेताओं की गिरफ्तारी से आंदोलन की बागडोर युवा उग्रवादी तत्वों के हाथों में आ गई। जन विद्रोह। जनता ने सरकारी सत्ता के प्रतीकों पर आक्रमण किया तथा सरकारी भवनों पर बलपूर्वक तिरंगा फहराया। सत्याग्रहियों ने गिरफ्तारियां दी, पुल उड़ा दिए, रेलों की पटरियां उखाड़ ली तथा एवं टेलीफोन की लाइनें काट दी गईं। शिक्षण संस्थाओं में छात्रों ने हड़ताल कर दी। छात्रों द्वारा जुलूस निकाले गए। उन्होंने गैर कानूनी पर्चे लिखे, जगह जगह उन्हें बांटने लगे और इस प्रकार उन्होंने भूमिगत कार्यकर्ताओं के लिए संदेश वाहकों का कार्य किया। अहमदाबाद, बॉम्बे, जमशेदपुर, अहमदनगर एवं पूना में मजदूरों ने हड़ताल कर दी। भूमिगत गतिविधियां। भूमिगत गतिविधियों के संचालन का कार्य मुख्यतः समाजवादी फॉरवर्ड ब्लॉक के सदस्य, गांधी आश्रम के अनुयायियों तथा क्रांतिकारियों के हाथों में रहा। बॉम्बे, पूना, सतारा, बड़ौदा तथा गुजरात के अन्य भाग, कर्नाटक, केरल, आंध्र, संयुक्त प्रांत, बिहार एवं दिल्ली इन गतिविधियों के मुख्य केंद्र थे। राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अरोड़ा, आसफ अली, उषा मेहता, बीजू पटनायक, छोटू भाई पुराणिक, अच्युत पटवर्धन, सुचेता कृपलानी तथा आरपी गोयनका भूमिगत गतिविधियां संचालित करने वाले अग्रगण्य नेताओं में से थे। उषा मेहता ने बॉम्बे में भूमिगत रेलवे स्टेशन की स्थापना की। भूमिगत गतिविधियों में संलग्न लोगों को व्यापक सहयोग मिल रहा था। उन्होंने बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद दिया गया। इन आंदोलनकारियों का मुख्य उद्देश्य यह होता था कि सरकारी भवनों, संचार तथा यातायात के माध्यमों तथा अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों पर हमले किए जाएं तथा जो व्यक्ति सरकार के समर्थक हैं या सरकार के लिए जासूसी करते हैं उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाए। समानांतर सरकारें। भारत छोड़ो आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी कि देश के कई स्थानों में समानांतर सरकारों की स्थापना की गई। बलिया, अगस्त 1942 में केवल एक सप्ताह के लिए। यहाँ चित्तू पांडे के नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई। उनकी सरकार ने स्थानीय जिलाधिकारी से शासन के सभी अधिकार छीन लिए तथा जेल में बंद सभी कांग्रेसी नेताओं को रिहा कर दिया। तामुलुक, मिदनापुर, दिसंबर 1942 से सितंबर 1944 तक। यहाँ की जातीय सरकार ने तूफान पीड़ितों की सहायता के लिए कार्यक्रम प्रारंभ किया। स्कूलों को अनुदान दिए। धनी लोगों का अतिरिक्त धन गरीबों में बांटा गया तथा एक सशक्त विद्रोह वाहिनी का गठन किया। 1943 के मध्य से 1945 तक यह सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार थी। यहाँ प्रति सरकार के नाम से समानांतर सरकार स्थापित की गई। सरकार की स्थापना में वाईबी चौहान तथा नाना पाटिल इत्यादि की प्रमुख भूमिका थी। सरकार के कार्यों में ग्रामीण पुस्तकालयों की स्थापना, न्यायदान मंडलों, जन अदालतों का गठन, शराबबंदी अभियान तथा गांधी विवादों का आयोजन जैसे कार्य सम्मिलित थे। भारत छोड़ो आंदोलन में आम जनता ने आंदोलनकारियों को अभूतपूर्व सहयोग प्रदान किया। समाज का कोई भी वर्ग सहायता एवं समर्थन देने में पीछे नहीं रहा। उद्योगपतियों अनुदान, आश्रम एवं अन्य वस्तुओं के रूप में सहयोग, छात्रों संदेश वाहकों के रूप में सहयोग, सामान्य ग्रामीणों, सरकारी अधिकारियों को आंदोलनकारियों के संबंध में सूचनाएं देने से इनकार, ट्रेन चालकों, ट्रेन में बम
एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं ले जाकर तथा पुलिस एवं सरकारी गतिविधियों, आंदोलनकारियों तथा गुप्त जानकारियां पहुंचाकर सभी ने आंदोलनकारियों को पूर्ण सहयोग प्रदान किया। आंदोलन में जनता की भागीदारी। भारत छोड़ो आंदोलन में जनता की भागीदारी कई स्तरों पर थी। युवक, मुख्य रूप से स्कूल एवं कॉलेज के छात्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महिलाएं, मुख्यतया स्कूल एवं कॉलेज की छात्राओं ने आंदोलन में सक्रियता से भाग लिया। इन महिलाओं में अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी तथा उषा मेहता के नाम प्रमुख हैं। कामगार, श्रमिक हड़ताल पर चले गए और दमन का सामना किया। किसान, पूरे देश के किसान इस आंदोलन की जान थे। किसान चाहे अमीर हो या गरीब, सभी ने आंदोलन में ऐतिहासिक भागीदारी निभाई। यहाँ तक कि कुछ जमींदारों ने भी आंदोलन में भाग लिया, विशेषकर दरभंगा के राजा, जो काफी बड़े जमींदार भी थे। किसानों ने केवल ब्रिटिश सत्ता के प्रतीकों को भी अपना निशाना बनाया तथा जमींदारों के विरुद्ध उन्होंने कहीं हिंसा प्रदर्शित नहीं की। बंगाल, मिदनापुर, बिहार, महाराष्ट्र, सतारा, आंध्र, गुजरात, केरल एवं तथा संयुक्त प्रांत किसानों की गतिविधियों के प्रमुख केंद्र थे। सरकारी अधिकारी, विशेष रूप से प्रशासन एवं पुलिस के निचले तबके से संबद्ध अधिकारियों ने आंदोलन में महत्वपूर्ण सहयोग दिया। फलतः इस तबके के सरकारी अधिकारियों से सरकार का विश्वास समाप्त हो गया। मुसलमान, इन्होंने भूमिगत आंदोलनकारियों को आश्रय प्रदान किया। आंदोलन के दौरान सांप्रदायिक हिंसा का नामो निशान नहीं था। कम्युनिस्ट, यद्यपि इनका निर्णय आंदोलन का बहिष्कार करना था, फिर भी स्थानीय स्तर पर सैकड़ों कम्युनिस्टों ने आंदोलन में भाग लिया। मुस्लिम लीग, इन्होंने आंदोलन का विरोध किया और भयभीत थे कि यदि इसी समय अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए तो हिंदुओं तथा अल्पसंख्यकों का शोषण किया जाएगा। हिंदुओं द्वारा अल्पसंख्यकों का शोषण किया जाएगा। हिंदू महासभा, इसने आंदोलन का बहिष्कार किया। देशी रियासतें, इन्होंने कम रुचि दिखाई। सरकारी दमन, आंदोलनकारियों के विरुद्ध सरकार ने दमन की नीति का सहारा लिया तथा वह आंदोलन को पूर्ण रूपेण कुचल देने की नीति पर उतर आई। यद्यपि मार्शल लॉ लागू नहीं किया गया था, तथापि सरकार की दमनात्मक कार्यवाही अत्यंत कठोर थी। प्रदर्शनकारियों पर निर्दयता पूर्वक लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए तथा गोलियां बरसाई गईं। अनुमानित 10,000 लोग मारे गए। सरकार ने प्रेस पर हमला बोल दिया तथा कई समाचार पत्रों पर पाबंदी लगा दी गई। सेना ने कई शहरों को अपने नियंत्रण में ले लिया तथा पुलिस एवं गुप्तचर सेवाओं का साम्राज्य कायम हो गया। विद्रोही गांवों पर भारी जुर्माने लगाए गए तथा लोगों को सार्वजनिक रूप से कोड़े मारे गए। मूल्यांकन, भारत छोड़ो आंदोलन के मुख्य केंद्र थे पूर्वी संयुक्त प्रांत, बिहार, मिदनापुर, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक। छात्र, मजदूर एवं कृषक आंदोलन की रीढ़ थे, जबकि उच्च वर्ग एवं नौकरशाही आंदोलन में तटस्थ बनी रही। सरकार के प्रति निष्ठा रखने वाले तत्वों को आंदोलनकारियों ने देशद्रोही माना। आंदोलन से यह स्पष्ट हो गया कि भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना काफी गहराई तक घर कर चुकी थी। आंदोलन से यह बात स्पष्ट हो गई कि भारतीयों की इच्छा के विरुद्ध भारत पर अब और अधिक समय तक शासन करना संभव नहीं है। पूर्ववर्ती आंदोलनों की तुलना में इस आंदोलन में स्वतः स्फूर्तता का तत्व कहीं ज्यादा था। यद्यपि असहयोग आंदोलन तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, दोनों चरण में भी कांग्रेस ने स्वतः स्फूर्त तत्वों के विकास की संभावनाओं को अवसर प्रदान किया था, किंतु 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में यह तत्व तुलनात्मक रूप से काफी अधिक था। वस्तुतः गांधीवादी जन आंदोलन की रणनीति यह थी कि शीर्ष नेतृत्व कार्यक्रम की योजना बना देना था तथा उनका कार्यान्वित जनता तथा स्थानीय स्तर के कार्यकर्ताओं के हाथों में जोड़ दिया जाता था। यद्यपि नेतृत्व को आंदोलन शुरू करने का अवसर न मिल पाने के कारण भारत छोड़ो आंदोलन की रूपरेखा स्पष्ट नहीं की गई थी। तथापि एक बार जब कांग्रेस नेतृत्व एवं गांधी जी ने आंदोलन को परिभाषित कर दिया, तभी लोग उत्प्रेरित होकर आंदोलन से जुड़ गए। इसके अतिरिक्त कांग्रेस भी सैद्धांतिक, राजनीतिक एवं संगठनात्मक तौर पर काफी लंबे समय से इस संघर्ष की तैयारी कर रही थी। भारत छोड़ो आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि स्वतंत्रता संघर्ष के एजेंडे में भारत को तुरंत आज़ादी दिए जाने की मांग को सम्मिलित किया गया था। इस आंदोलन के पश्चात कांग्रेस का नेतृत्व तथा भारतीय इस मांग के संबंध में कभी नरम नहीं पड़े। इस आंदोलन में जनसामान्य की भागीदारी
अप्रत्याशित थी। लोगों ने अदम्य साहस एवं राष्ट्रभक्त का परिचय दिया। यद्यपि उन्होंने जो प्रताड़ना सही वह अत्यंत बर्बर एवं अमानवीय थी तथा संघर्ष की परिस्थितियां भी उनके प्रतिकूल थी, तथापि आंदोलन के हर मोर्चे पर जनता ने अत्यंत सराहनीय भूमिका निभाई तथा आंदोलनकारियों को पूर्ण समर्थन एवं सहयोग प्रदान किया। गांधी जी का उपवास। सरकार गांधी जी पर लगातार यह दबाव डाल रही थी कि वे आंदोलन के दौरान हो रही व्यापक हिंसा के लिए आंदोलनकारियों की निंदा करें, लेकिन गांधी जी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया तथा तर्क दिया कि इस हिंसा के लिए सरकार की दमनकारी नीतियां ही उत्तरदायी हैं। गांधी जी ने इसे सरकारी दमन के विरोध में फरवरी 1943 में 21 दिन का उपवास प्रारंभ कर दिया। गांधी जी के उपवास की खबर से पूरे देश में आक्रोश फैल गया। देश भर में प्रदर्शनों, हड़तालों एवं जुलूसों का आयोजन किया गया। विदेशों में भी गांधी जी के उपवास की खबर में व्यापक प्रतिक्रिया हुई तथा सरकार से उन्हें तुरंत रिहा करने की मांग की गई। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में 3 सदस्यों ने त्यागपत्र दे दिया। गांधी जी के उपवास से निम्न उपलब्धियां हासिल हुई। जनता के मनोबल में वृद्धि हुई, ब्रिटिश विरोधी भावनाएं और प्रखर हो गईं। इसने राजनीतिक गतिविधियों के संचालन को नया अवसर प्रदान किया। सरकार की सर्वोच्चता एवं धर्म की प्रवृत्ति का खुलासा हो गया। सरकार गांधी जी से किसी भी तरह का समझौता करने के पक्ष में नहीं थी तथा वह यह मानकर चल रही थी कि उपवास के कारण गांधी जी की मृत्यु हो जाएगी और उनकी साम्राज्यवादी नीति का सबसे बड़ा कंटक दूर हो जाएगा। किंतु गांधी जी ने हमेशा की तरह अपने विरोधियों को मात दे दी तथा मरने से इनकार कर सरकारी मंसूबों पर पानी फेर दिया। 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस मनाया गया। 1943 का अकाल। इस अकाल से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र दक्षिण पश्चिम बंगाल का क्षेत्र था, जिसमें तामुलुक, कोंताई, डायमंड हार्बर क्षेत्र, ढाका, फरीदपुर, त्रिपुरा एवं नोआखाली सम्मिलित थे। अनुमान है कि इस मानव निर्मित भीषण अकाल में 15 से 30 लाख लोग काल के ग्रास में बन गए। मरने वालों में अधिकांशतः महामारी, मलेरिया, हैजा तथा चेचक, कुपोषण एवं भूख के कारण मारे गए। इस भयानक दुर्भिक्ष के लिए निम्न कारण उत्तरदायी थे। युद्ध प्रचार एवं युद्ध व्यय के कारण खाद्यान्नों की आपूर्ति बंद हो गई। बर्मा एवं दक्षिण पूर्वी एशिया से चावल का आयात बंद हो गया। राहत कार्य विलंब से प्रारंभ हुए तथा वे पर्याप्त नहीं थे। केंद्रीय सरकार ने इसी प्रांतीय जिम्मेदारी कहकर कोई सहायता नहीं दी। सहायता कार्य मुख्यतः बड़े शहरों में ही चलाया गया। धन के अभाव के कारण सहायता कार्य सीमित रहे। इस सभी कारणों में दुर्भिक्ष की भयंकरता बढ़ गई। राजगोपालाचारी फार्मूला 1944। इस बीच संवैधानिक गतिरोध को हल करने के प्रयास बराबर चल रहे थे। इसी परिप्रेक्ष्य में समस्या के समाधान हेतु कुछ व्यक्तिगत प्रयास भी किए गए। व्यक्तिगत स्तर पर गतिरोध को हल करने हेतु कुछ सुझाव दिए गए तथा प्रस्ताव पेश किए गए। फार्मूला। इसी तरह का वैयक्तिक प्रयास कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सी राजगोपालाचारी ने किया। राजगोपालाचारी ने कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य सहयोग बढ़ाने हेतु 10 जुलाई 1944 को एक फार्मूला प्रस्तुत किया, जिसे राजगोपालाचारी फार्मूले के नाम से ही जाना जाता है। यह फार्मूला अप्रत्यक्ष रूप से पृथक पाकिस्तान की मांग की अवधारणा का ही प्रस्ताव था। गांधी जी ने इस फार्मूले का समर्थन किया। इस फार्मूले की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार थी। मुस्लिम लीग भारतीय स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करे। प्रांत में अस्थायी सरकारों की स्थापना के कार्य में मुस्लिम लीग कांग्रेस की सहायता करे। युद्ध की समाप्ति के पश्चात एक कमीशन उत्तर पूर्वी तथा उत्तर पश्चिमी भारत में उन क्षेत्रों को निर्धारित करे जहां मुसलमान स्पष्ट रूप से बहुसंख्यक हैं। उस क्षेत्र में जनमत सर्वेक्षण कराया जाए तथा उसके आधार पर यह तय किया जाए कि वे भारत से पृथक होना चाहते हैं या नहीं। देश के विभाजन की स्थिति में आवश्यक विषयों, प्रतिरक्षा, वाणिज्य, संचार तथा आवागमन इत्यादि के संबंध में दोनों के मध्य कोई संयुक्त समझौता हो जाए। ये बातें उसी स्थिति में स्वीकृत होंगी जब ब्रिटेन भारत को पूरी तरह से स्वतंत्र कर देगा। आपत्तियां। जिन्ना चाहते थे कि कांग्रेस के द्विराष्ट्र सिद्धांत को स्वीकार कर लें। उन्होंने यह भी मांग की कि उत्तर पूर्वी तथा उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में केवल मुसलमानों को ही मत देने का अधिकार दिया जाए, न कि पूरी जनसंख्या को। उन्होंने केंद्र में साझा सरकार के गठन के विचार
का भी विरोध किया। हालांकि कांग्रेस भारतीय संघ की स्वतंत्रता के लिए मुस्लिम लीग को पूर्ण सहयोग प्रदान किए जाने पर सहमत थी, लेकिन लीग ने भारतीय संघ की स्वतंत्रता की मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया तथा उनका संपूर्ण ध्यान केवल पृथक पाकिस्तान की मांग पर ही केंद्रित था। हिंदू नेताओं जैसे वीर सावरकर ने राजगोपालाचारी फार्मूले को तीव्र आलोचना की। देसाई लियाकत समझौता अभी भी गतिरोध को दूर करने के प्रयास चल रहे थे। इन्हीं प्रयासों के तहत केंद्रीय विधानमंडल में कांग्रेस के नेता भूला भाई देसाई केंद्रीय विधानमंडल में ही मुस्लिम लीग के उप नेता लियाकत अली खान से मिले तथा दोनों से मिलकर केंद्र में अंतरिम सरकार के गठन हेतु एक प्रस्ताव तैयार किया। इस प्रस्ताव में प्रावधान था कि अंतरिम सरकार में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों केंद्रीय विधानमंडल से अपने समान सदस्यों को मनोनीत करेंगे। सदस्यों में 20% स्थान अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षित होंगे, लेकिन इस समझौता प्रस्ताव के द्वारा कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य कोई सहमत होने की बात तो दूर रही, दोनों के मध्य मतभेद और गहरे हो गए। बाद के वर्षों में इस मतभेद का व्यापक प्रभाव हुआ तथा विभाजन की धारणा और पुष्ट हो गई। वेवेल योजना यद्यपि मई 1945 में यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति की अवस्था में पहुंच चुका था, किंतु भारत पर जापान के आक्रमण का भय अभी भी बना हुआ था। ब्रिटेन में चर्चिल के नेतृत्व में कंजरवेटिव सरकार यह चाहती थी कि भारत में संवैधानिक प्रश्न को किसी भी तरह हल कर लिया जाए, इसलिए वायसराय लॉर्ड वेवेल से यह कहा गया कि वे इस संबंध में भारत के नेताओं से विचार विमर्श कर समझौते का प्रयास करें। जून 1945 में सभी कांग्रेसी नेताओं को जेल से रिहा कर दिया गया। सरकार समस्या के समाधान हेतु क्यों तत्पर थी? जल्द समाधान निकालने के सरकार के अपने कारण थे। 1945 के मध्य में इंग्लैंड में चुनाव आयोजित होने वाले थे। कंजरवेटिव यह प्रदर्शित करना चाहते थे कि वे समस्या के समाधान हेतु गंभीर हैं। विभिन्न राष्ट्रों की ओर से ब्रिटेन पर लगातार यह दबाव डाला जा रहा था कि वह भारत का समर्थन प्राप्त करे। सरकार भारतीयों की ऊर्जा को ऐसी दिशा में मोड़ना चाहती थी जहां वह अंग्रेजों के लिए लाभदायक हो सके। योजना सरकार की ओर से जब तक नया संविधान न बने, वायसराय की कार्यकारिणी के पुनर्गठन का प्रस्ताव पेश किया गया। इसी उद्देश्य के वायसराय लॉर्ड वेवेल ने जून 1945 में शिमला में एक सम्मेलन बुलाया, जिसमें कांग्रेस, मुस्लिम लीग एवं अन्य लोगों ने भाग लिया। वेवेल योजना के मुख्य प्रावधान निम्नानुसार थे। अपवाद स्वरूप गवर्नर जनरल एवं कमांडर इन चीफ को छोड़कर गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सभी सदस्य भारतीय होंगे। परिषद में हिंदू एवं मुसलमानों की संख्या बराबर रखी जाएगी। पुनर्गठित परिषद 1935 के अधिनियम के ढांचे के तहत अंतरिम सरकार के रूप में कार्य करेगी। यद्यपि गवर्नर जनरल का निषेधाधिकार वीटो समाप्त नहीं किया जाएगा, परंतु उसका प्रयोग करना आवश्यक नहीं होगा। राजनीतिक दलों की एक संयुक्त सभा आहूत की जाएगी ताकि कार्यकारिणी की नियुक्ति के लिए एक सर्वसम्मत सूची प्रस्तुत की जा सके, किंतु यदि इस मसले पर आम सहमति न बन सके तो इस कार्य के लिए पृथक सूचियां प्रस्तुत की जाएं। इस बात की पूरी संभावना रखी गई कि जैसे ही युद्ध में ब्रिटेन को निर्णायक विजय प्राप्त होती है, नए संविधान के निर्माण की आवश्यक प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। मुस्लिम लीग का मत मुस्लिम लीग यह चाहती थी कि लीग को ही समस्त मुसलमानों का प्रतिनिधि माना जाए और वायसराय की सूची में मुस्लिम लीग से बाहर का कोई मुसलमान नहीं होना चाहिए। लीग को इस बात का भय था कि यदि सूची में अल्पसंख्यक वर्ग, अनुसूचित जातियों, सिखों और ईसाइयों इत्यादि के प्रतिनिधि, जिसका लक्ष्य वही था जो कांग्रेस का था, शामिल हुए, जो प्रस्तावित कार्यकारिणी में मुसलमानों की संख्या केवल 1/3 रह जाएगी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि पंजाब के संघवादी दल के मलिक खिजर हयात खां जो मुस्लिम लीग के नहीं थे, वेवेल उन्हें कार्यकारिणी में रखना चाहते थे। कांग्रेस का पक्ष कांग्रेस ने यह कहकर वेवेल योजना का विरोध किया कि इसका प्रयास है कि कांग्रेस की छवि विशुद्ध सवर्ण हिंदू दल को बनकर रह जाए। इसके अतिरिक्त कांग्रेस ने यह मांग भी रखी थी कि उसे यह अधिकार दिया जाए कि वह अपने सदस्यों के मनोनयन में सभी संप्रदायों के सदस्यों को मनोनीत कर सके। वेवेल की भूल वेवेल द्वारा शिमला सम्मेलन को असफल कहकर समाप्त कर दिए जाने से मुस्लिम लीग की स्थिति मजबूत हो गई। इससे लीग और सुदृढ़ होकर उभरी, जिसका प्रमाण 1945-1946 के चुनावों में मिल गया। वेवेल के
कदम से जिन्ना की स्थिति में भी अत्यधिक सुधार आया तथा इसने ब्रिटेन की चर्चिल के नेतृत्व वाली कंजर्वेटिव सरकार के मुखौटे को अनावृत कर दिया। आजाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस एक निडर व्यक्ति थे। उन्होंने सदैव उग्रवादी तेवर दिखाए और यूरोपियों द्वारा भारतीयों के किसी भी प्रकार के अपमान के विरुद्ध जोरदार प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा चौथे स्थान के साथ उत्तीर्ण की, लेकिन आज़ादी के संघर्ष में भाग लेने के लिए 1921 में त्यागपत्र दे दिया। चित्तरंजन दास उनके राजनीतिक गुरु थे। 1923 में वे कलकत्ता में मेयर बने। ब्रिटिश शासन ने उन्हें कई बार जेल भेजा। सुभाष चंद्र बोस को जब एक बार यह स्पष्ट हो गया कि वे गांधी के तरीके को नहीं अपनाएंगे लेकिन कांग्रेस गांधी के तरीकों को ही अपनाएगी, तो उन्होंने आज़ादी की लड़ाई अपने तरीके से लड़ने का निर्णय किया। मार्च 1940 में बोस ने रामगढ़ में समझौता विरोधी सम्मेलन संचालित किया। यह फॉरवर्ड ब्लॉक और किसान सभा का संयुक्त प्रयास था। सम्मेलन में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि 6 अप्रैल को विश्वव्यापी संघर्ष शुरू किया जाना चाहिए और लोगों से साम्राज्यवादी युद्ध में किसी भी प्रकार से सहयोग न करने का आह्वान किया गया। उन्होंने साम्राज्यवादी हितों के लिए किसी भी रूप में प्रयोग किए जाने वाले भारतीय संसाधनों का प्रतिरोध करने की बात कही। 16 अप्रैल को प्रारंभ किए गए संघर्ष में लोगों ने उत्साहजनक भागीदारी की। सुभाष चंद्र बोस को उस समय जुलाई 1940 में गिरफ्तार किया गया जब वे कलकत्ता में होलवेल स्मारक के विरुद्ध प्रस्तावित सत्याग्रह शुरू करने का प्रयास कर रहे थे। भूख हड़ताल के बाद उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया और दिसंबर 1940 में घर में नजरबंद किया गया। जनवरी 1941 में बोस वहां से बच निकले। 26 जनवरी 1941 को वे भगत राम की मदद से जियाउद्दीन अक्षम नाम से पेशावर पहुंच गए। बाद में यह सुनने को मिला कि उन्होंने देश की आज़ादी से बाहर से योगदान देने के लिए भारत छोड़ दिया। उन्होंने ब्रिटेन में रहकर भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में मदद हेतु रूस से संपर्क किया, लेकिन जून 1941 में रूस युद्ध में शामिल हो गया, जिससे बोस को बेहद निराशा हुई। फिर वे जर्मनी चले गए। बोस ओरलैंडो मेजोटा नामक छद्म नाम से हिटलर से मिले। हिटलर की मदद से उन्होंने जर्मनी एवं इटली में पकड़े गए भारतीय मूल के सभी युद्धबंदियों को एकजुट कर फ्रीडम आर्मी मुदित सेना गठित की। जर्मनी के ड्रेसडेन में फ्रीडम आर्मी का ऑफिस बनाया गया। जर्मनी के लोगों ने बोस को नेताजी कहकर पुकारा। उन्होंने जर्मनी के फ्री इंडिया सेंटर से जय हिंद का नारा दिया। उन्होंने जनवरी 1942 में बर्लिन रेडियो से नियमित प्रसारण किया, जिसने भारतीयों को उत्साहित किया। 1943 के प्रारंभ में उन्होंने जर्मनी छोड़ दिया तथा जर्मनी तथा जापानी पनडुब्बियों के माध्यम से जुलाई 1943 में पहले जापान और फिर सिंगापुर पहुंचे। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की कमान रास बिहारी बोस ने ले ली, लेकिन वह आज़ाद हिंद फौज का दूसरा चरण था। आज़ाद हिंद फौज का उदय तथा प्रथम चरण। आज़ाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना का विचार सर्वप्रथम मोहन सिंह के मन में मलाया में आया। मोहन सिंह ब्रिटिश सेना में एक भारतीय सैनिक अधिकारी थे, किंतु कालांतर में उन्होंने साम्राज्यवादी ब्रिटिश सेना में सेवा करने के स्थान पर जापानी सेना की सहायता से अंग्रेजों को भारत से निष्कासित करने का निश्चय किया। जापानी सेना ने जब भारतीय युद्धबंदियों को मोहन सिंह को सौंपना प्रारंभ कर दिया तो वे उन्हें आज़ाद हिंद फौज में भर्ती करने लगे। सिंगापुर के जापानियों के हाथ में आने के पश्चात मोहन सिंह को 45,000 युद्धबंदी प्राप्त हुए। यह घटना अत्यंत महत्वपूर्ण थी। 1942 के अंत तक इसमें से 40,000 लोग आज़ाद हिंद फौज में सम्मिलित होने को राजी हो गए। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों ने निश्चय किया कि वे कांग्रेस एवं भारतीयों द्वारा आमंत्रित किए जाने के पश्चात ही कार्यवाही करेंगे। बहुत से लोगों का यह भी मत था कि आज़ाद हिंद फौज के कारण जापान दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीयों से दुर्व्यवहार नहीं करेगा या भारत में अधिकार करने के बारे में भी नहीं सोचेगा। भारत छोड़ो आंदोलन ने आज़ाद हिंद फौज को एक नई ताकत प्रदान की। मलाया में ब्रिटेन के विरुद्ध तीव्र प्रदर्शन किए गए। 1 सितंबर 1942 को 16,300 सैनिकों को लेकर आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीजन का गठन किया गया। इस समय तक जापान भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाने लगा था। भारतीय सैनिकों के संगठित होने से जापान अपनी योजना को
मूर्त रूप देने हेतु उत्साहित हो गया। किंतु दिसंबर 1942 तक आते आते आजाद हिंद फौज की भूमिका के प्रश्न पर मोहन सिंह एवं अन्य भारतीय सैन्य अधिकारियों तथा जापानी अधिकारियों के बीच तीव्र मतभेद पैदा हो गए। दरअसल जापानी अधिकारियों की मंशा थी कि भारतीय सेना प्रतीकात्मक हो तथा उसकी संख्या 2000 तक सीमित रखी जाए, किंतु मोहन सिंह का उद्देश्य 2 लाख सैनिकों की फौज तैयार करना था। जापानियों ने मोहन सिंह को अपनी कैद में ले लिया। आईएनए का दूसरा चरण आईएनए का दूसरा चरण सुभाष चंद्र बोस के सिंगापुर आगमन पर शुरू हुआ। जून 1943 में सुभाष चंद्र बोस चंदम नाम आबिद हुसैन से टोक्यो पहुंच गए और जापान के प्रधानमंत्री तोजो से मिले। यहाँ रास बिहारी बोस, जो एक अन्य महान स्वतंत्रता सेनानी थे, की भूमिका का जिक्र भी किया जाना चाहिए। वे असफल क्रांतिकारी गतिविधियों के बाद 1915 में जापान चले गए। जापान में रास बिहारी बोस आखिरकार तटस्थ नागरिक बन गए। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में जापानियों की रुचि जगाने का भरसक प्रयास किया। इंडियन क्लब ऑफ टोक्यो की स्थापना करने और पश्चिम साम्राज्यवाद की बुराइयों पर व्याख्यान देने के साथ ही वे पूरे एशियाई क्षेत्र में सक्रिय हो गए। रास बिहारी बोस बहुत पहले से ही सुभाष चंद्र बोस से प्रभावित थे। जब मोहन सिंह ने सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की स्थापना की तो रास बिहारी बोस बेहद उत्साहित हुए और वो टोक्यो छोड़कर दक्षिण पूर्व एशिया चले गए। बैंकॉक, जो उस समय जापानी प्रभुत्व में था, में आयोजित सम्मेलन में निर्णय किया कि आईएनए इंडिया इंडिपेंडेंस लीग के अंतर्गत काम करेगी, जिसके अध्यक्ष स्वयं रास बिहारी बोस थे। उन्होंने 1942 में टोक्यो में लीग की स्थापना की थी। सब जापानी चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस आईएनए की कमान संभाले, जो वे इसके लिए सहमत हो गए। वे सिंगापुर गए और रास बिहारी बोस से मिले और रास बिहारी बोस ने प्रसन्नतापूर्वक इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और आईएनए का नेतृत्व और संचालन जुलाई 1943 में सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। गौरतलब है कि यह रास बिहारी बोस थे जिन्होंने पूर्व में ही संगठनात्मक तैयारी की थी, जिसके फलस्वरूप सुभाष चंद्र बोस आईएनए का निर्माण कर पाए। 25 अगस्त को सुभाष चंद्र बोस आईएनए के सर्वोच्च सेनापति बन गए। फरवरी 1944 में रास बिहारी को फेफड़े संबंधी रोग होने से उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई और 21 जनवरी 1945 में 58 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने जापान अधिकृत सिंगापुर के कैथे थिएटर में आजाद हिंद की अस्थायी सरकार का गठन किया। अर्जी हुकूमत ए आजाद हिंद के नाम से ज्ञात अस्थायी सरकार में सुभाष बोस राष्ट्र प्रमुख, प्रधानमंत्री तथा युद्ध और विदेशी मामलों के मंत्री थे। लेफ्टिनेंट कर्नल एसी चटर्जी वित्त मंत्री थे, जबकि डॉक्टर कैप्टन लक्ष्मी सहगल महिला संगठन की अध्यक्षता और एसए अय्यर प्रख्यात एवं प्रचार विंग के अध्यक्ष थे। प्रधान सलाहकार के रूप में रास बिहारी बोस को नियुक्त किया गया था। प्रसिद्ध नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा मलाया में दिया गया। इसे अस्थायी सरकार ने ब्रिटेन और अमेरिका से युद्ध की घोषणा की और इसे जापान, जर्मनी, इटली, सिंगापुर, मलाया, मंचूरिया, मंगोलिया, रूस, क्रोएशिया, थाईलैंड, बर्मा, मंचुकुओ और द्वितीय फिलीपींस गणतंत्र द्वारा मान्यता दी गई। सशक्त संघर्ष के लिए भारतीय समुदाय के संगठन में वृद्धि हुई और मलाया, थाईलैंड तथा बर्मा के अनेक भारतीय फौज में भर्ती होने के लिए तत्पर हो गए। आईएनए के कोष में अंशदान के रूप में धन और सोना दिया गया। दान की अत्यधिकता ने आजाद हिंद सरकार को रंगून में अपना बैंक आजाद हिंद बैंक स्थापित करने हेतु प्रेरित किया। अस्थायी सरकार द्वारा अपने स्वयं के डाक टिकट तैयार किए गए, जिन्हें बर्लिन में वास करने के दौरान नेताजी द्वारा मान्यता प्रदान की गई। कहा जाता है कि इस डाक टिकटों को ग्राफिक चित्रकारों वर्नर और मारिया वान एक्सिस्टर हेडलाइंस ने बनाया था। यद्यपि अस्थायी सरकार की अपनी मुद्रा जारी करने की योजना वास्तविकता में परिणित नहीं हो सकी, तथापि वह अपने कुछ सिक्के जारी करने में सफल रही। जनवरी 1944 में आईएनए का मुख्यालय सिंगापुर से रंगून, बर्मा में अब म्यांमार में स्थानांतरित किया गया। सैनिकों को गहन प्रशिक्षण दिया गया तथा फौज के लिए धन एकत्रित किया गया। नागरिकों को भी सेना में भर्ती किया गया। स्त्री सैनिकों का भी एक दल बनाया गया तथा उसे रानी झांसी रेजिमेंट नाम दिया गया, जिसकी कमान कैप्टन लक्ष्मी के पास थी।
भर्ती सिपाहियों को दिल्ली चलो का नारा दिया गया। 6 नवंबर 1943 को आईएनए ने अंडमान और निकोबार द्वीप जापान को दे दिया, जिसका पुनर्नामकरण कर क्रमशः शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा गया। जुलाई 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद रेडियो से गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा। गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले प्रथम व्यक्ति। उन्होंने गांधी जी से भारत की स्वाधीनता के अंतिम युद्ध के लिए आशीर्वाद मांगा। शाहनवाज के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज की एक बटालियन जापानी फौज के साथ भारत बर्मा सीमा पर हमले में भाग लेने के लिए इम्फाल भेजी गई, किंतु यहाँ भारतीय सैनिकों से दुर्व्यवहार किया गया। उन्हें न केवल रसद एवं हथियारों से वंचित रखा गया, अपितु जापानी सैनिकों के निम्न स्तरीय काम करने के लिए भी बाध्य किया गया। इससे भारतीय सैनिकों का मनोबल टूट गया। 18 मार्च 1944 को आजाद हिंद फौज ने बर्मा की सीमा पर कर हिंदुस्तान से धरती पर कदम रखा। इसके बाद आईएनए कोहिमा और इम्फाल की ओर बढ़ी। 14 अप्रैल को बहादुर ग्रुप के कर्नल मलिक ने जय हिंद और नेताजी जिंदाबाद के जोशपूर नारों के साथ मणिपुर, जहां आज आईएनए मेमोरियल परिसर है, के मोइरंग में भारत भूमि पर पहली बार आईएनए का ध्वज फहराया। 3 महीनों तक आईएनए ने मोइरंग में सैन्य प्रशासन का कार्य संभाला, लेकिन फिर सहयोगी बलों ने क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। 18 जुलाई 1944 को जापानी सेना और सभी ब्रिगेड के पीछे हटने के कारण आईएनए को एक बार फिर निराशा हाथ लगी। इम्फाल अभियान की विफलता तथा जापानी सैनिकों के पीछे लौटने से इस बात की उम्मीद समाप्त हो गई कि आजाद हिंद फौज भारत को स्वाधीनता दिला सकती है। 15 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के आत्मसमर्पण करने के पश्चात जब आजाद हिंद फौज के सैनिकों को युद्ध बंदियों के रूप में भारत लाया गया, तब उन्हें कठोर दंड देने का प्रयास किया गया, तो भारत में उन्हें बचाव में एक सशक्त जन आंदोलन प्रारंभ हो गया। 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस के रहस्यमयी ढंग से गायब हो जाने की खबर चलाई गई। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।